हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। ये बहुत सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आज उसी वीडियो का ये अगला पार्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। नहीं पर भी उतना ही जोर है। मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको करने से हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जो नहीं वाला है उसके तहत मैंने पूरे चीज़ों को 3 भाग में बांट दिया है कि घर में पढ़ाई के दौरान क्या ना करें। नंबर 2, एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब आप खड़े हैं अंदर घुसने के लिए भीड़ में, तो तब क्या ना करें। और अंदर हॉल के अंदर जब आप एंटर करते हैं, बैठते हैं, एग्ज़ाम शुरू होता है, तो क्या ना करें। आज सारी बातें ना पर हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि जो सर ने कहा, अपने अनुभव से कहा। तो 33 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक अनुभव है, उसका बहुत फ़ायदा आप उठाइए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि घर पर जब हम तैयारी करें तो हमको क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप ओवर स्टडी नहीं करें। जो हमने आपको एक प्लान बताया है उस प्लान का आप पालन करें और कभी भी ओवर स्टडी नहीं करें। दूसरी बात, किसी एक पेपर के पीछे आप पागल, मतलब डोंट गेट क्रेजी ओवर ए सिंगल सब्जेक्ट। किसी एक पेपर के पीछे पगलाइए नहीं, क्योंकि क्रिकेट में जो मैच जो जीता जाता है वो किसी एक बॉलर के आधार पर नहीं होता है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब कुछ देखा जाता है। सब कुछ, सब मिलाइएगा तब आप एक मैच जीतेंगे। तो किसी एक पेपर के पीछे बहुत टेंशन या बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस मत दिखाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 3, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा माइंड, बॉडी, इसमें तालमेल कब बैठेगा? जब हम प्रॉपर स्लीप, सोना, और वो भी 8 घंटा बहुत ज़रूरी है। तो अब घर में बुजुर्ग भी होते हैं, वो तो 4 से 5 घंटा ही सोते हैं। देखिए, उनसे कंपेयर मत कीजिए। आप टीनेजर हैं, आप 20-22 साल वाले हैं, तो आपकी ज़रूरतें अलग हैं और बुजुर्ग की घर में ज़रूरतें अलग हैं। आप चूँकि पढ़ रहे हैं तो शारीरिक थकान उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी कि मानसिक थकान। ये तो आप भी मान लेंगे। तो मानसिक थकान ज़्यादा खतरनाक है। उसके लिए आपको पर्याप्त नींद आना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर स्लीप इसे बोलते हैं। दूसरी बात, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हमारा ब्रेन है, हमारे अंदर एनर्जी का लेवल है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप दिन रात अगर खाली फास्ट फूडे खाएंगे, सिंघाड़ा ही खाएंगे, और आप चावल दाल प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, 1 चम्मच कभी कभी च्यवनप्राश और 1 गिलास रात में सोते समय दूध, कभी कभी इसमें हॉर्लिक्स डाल लीजिए। आपको पोषक तत्व का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं से भी सर्च कर लो, गूगल से, कोई भी और मीडियम से, तो देखिएगा सब में आपको एक ही बात बोल रहे होंगे, साइंटिफिक रीज़न की खान पान का भी पढ़ाई में बहुत योगदान होता है। तीसरी, अगला कदम कि क्या आपको नहीं करना है। खाते खाते मोबाइल नहीं देखना है। या तो पहले आप खा लीजिए, एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल में कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई पढ़ने वाला वीडियो देख रहे हैं। ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ओवर ईटिंग की भी संभावना है। आप देख लीजिएगा मेरी बात, जो दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? उसका कारण है, आप एक तो पहले फास्ट फूड खाना चाहते हैं, क्योंकि दाल चावल रोटी में तो हाथ लगता है, दाल में, रोटी में आप हाथ गंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उसी हाथ से मोबाइल को भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप फटाफट सिंघाड़ा, कोई फास्ट फूड, चाउमीन, नूडल्स ये खा रहे हैं, जो कि पढ़ाई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें कोई पोषक तत्व तो है ही नहीं, वो तो खाली मैदा है उसमें। दूसरी बात, अब आपके अंदर ताकत वाली कोई चीज़ गई नहीं,
और आपकी आंखों पर रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन आंख पर, माथे पर, साइंटिफिक, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये कोई मेरे कहने से सही या गलत नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं। तो आपने तो पोषक तत्व लिया ही नहीं, आपने दाल ही नहीं खाई, आपने पोषक प्रोटीन विटामिन तो कुछ लिया ही नहीं, खाली मैदा पे मैदा खाए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि अंदर ताकत नहीं आएगी, और रेडिएशन के कारण, और रेडिएशन आपकी ताकत खींचता है, इसलिए जो बहुत मोबाइल देखते हैं, देखिएगा सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन रहेगा, माथा भारी रहेगा। प्लीज ये सब चीज अवॉइड कीजिए। आपको परीक्षा निकालना है तो अपने आप में सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे क्रिकेटर सबको देखिए, एक्टर सबको देखिए, वो लोग कोई अनाप शनाप चीज नहीं खाते हैं, संतुलित चीज खाते हैं, क्योंकि उनको फील्डिंग करते समय एकदम फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम बैट्समैन हैं तो हम जो मन किया खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो, तो घर पर इस चीज का बहुत ध्यान रखें। घर में पढ़ते समय, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देखो जैसे आप अभी दरोगा का भी एग्जाम है, एसएससी का भी एग्जाम है, सब लगे हुए एग्जाम। तो आप जैसे कोई एग्जाम की घर में तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन होता है। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब में होता है A to Z एग्जाम में। अब हिस्ट्री मतलब आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए इकोनॉमिक्स, जिसका इकोनॉमिक्स नहीं है उसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, वो कठिन है। तो इकोनॉमी के टर्म्स कठिन है। अब जैसे जीडीपी आपको जानना है, आपको रेपो रेट जानना है, फिर जीडीपी कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीज उसमें कैलकुलेटिव भी है। तो वो आपको परेशान करेगा विषय। जितना आसानी से ज्योग्राफी, हिस्ट्री समझ में आएगा, समझ में, उतनी आसानी से इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। और साइंस वाले पोर्शन में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए है, उसमें बायो उनको ज्यादा दिक्कत करता है। तो इन सब का तरीका है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स तैयार कर रहा हूं, तो मैंने एक इंग्लिश का अपना तैयार किया, आप इसको इकोनॉमिक्स का नोट समझ लीजिए। आप ऐसा मोटा सा चार्ट पेपर बना लीजिए। देखो मैंने कैसे बना रखा है। अब इसमें मैंने यहाँ पे मनी, आप यहाँ पर सारे इकोनॉमिक्स टर्म, जीडीपी, एनएनपी, जो भी शब्द है, जीएनपी, जो भी शब्द है, वो सब लिख लीजिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति, दुनिया भर का जो आप, मैं इंग्लिश में कहा, आप हिंदी में लिखिए। आप हिंदी वाले तो हिंदी में लिखिए, आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। और इसको रोज देखिए। तो इकोनॉमिक्स समझने की उसको थोड़ा, हिंदी वाले जो आर्ट्स वाले, उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा करेगा, तो उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा दीजिए। बाकी सब चीज़ें, इतिहास, ज्योग्राफी, एक एक बार पढ़ करके, 2 बार पढ़ करके समझ में आ जाती। अगला पॉइंट ये है कि सब पर, जो भी मैंने अभी कहा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी विषय कहा, सब पर बराबर फोकस दीजिए। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन का 2 मार्क है तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन का आधा मार्क है। अगर ऐसा होता तो हम हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है। सब एक क्वेश्चन का 1 मार्क, सबके मार्क्स बराबर हैं। तो अब हमें हिस्ट्री के विद्यार्थी, हमें हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपका क्षेत्र कमांड किया हुआ है। आप अब उन क्षेत्रों को ठीक कीजिए जिसमें आपने कमांड नहीं किया है या करना है, उन पे ध्यान ज्यादा देना है। तो अपने फेवरेट विषय को ओवर स्टडी कभी ना करें। तो ये थी घर की बात। घर में आप ग्रुप बना करके दोस्तों के साथ पढ़िए, बहुत फायदा होता है। अब ग्रुप कैसे बनाना है? ग्रुप में ध्यान रखिएगा कि किसी का इकोनॉमिक्स तेज होना चाहिए, किसी का पॉलिटी तेज होना चाहिए, किसी का हिस्ट्री तेज होना चाहिए, किसी का ज्योग्राफी तेज होना चाहिए। 5-6 का ग्रुप बना लीजिए और सारे अलग अलग विषय में तेज होने चाहिए। अगर आप, जैसे आपने 7 या 10 लड़कों का ग्रुप बनाया, अगर उसमें से 7 लड़के हिस्ट्री में बहुत तेज हैं, तो वहां प्रॉब्लम क्या होने वाली है, वो आपस में ही बहस करके झगड़ा भी हो सकता है। बहस की, हम सही है, नहीं हम सही है। तो इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोग वहां बहस करने के लिए तो बैठे नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे के ज्ञान को बांटेंगे और एक दूसरे के ज्ञान से फायदा उठाएंगे। अगला पॉइंट, जो भी चीज ग्रुप में पढ़ेगा वो एक दूसरे को समझाएगा। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, देखिए कि आपस में उनका सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं।
जिनसे आप पढ़ रहे हैं, अगर निकलता है तो बहुत अच्छा, नहीं निकलता है तो आप अपने टीचर से पूछिए। ये ग्रुप स्टडी अच्छे स्टूडेंट्स का, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अगर एक ग्रुप बन जाए तो बहुत फायदा होता है। उस ग्रुप में कोई भी ऐसा स्टूडेंट मत शामिल कीजिए जो पढ़ने का इच्छुक है नहीं, जबरदस्ती आप उसको लाएं, वो ग्रुप को खराब करेगा। अब आइए, ये थी घर की बात कि हमको घर पे क्या करना है। अब आइए एग्जाम हॉल के बाहर, जब आप खड़े हैं अंदर घुसने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन हो, कोई भी आपका चेकिंग चल रहा है और लाइन में खड़े हैं, तो देखो इंसान की एक फितरत है। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं म्यूजिक सिस्टम कान में लगा लूंगा और मैं म्यूजिक अपना फेवरेट धीरे सुनूंगा। अगर उसने कहा कि म्यूजिक सिस्टम जमा करो, कान वाला जमा कर दो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब सुनो इधर, इंसान की फितरत है ये, इस चीज से कोई बच नहीं सकता है। क्या होता है, हर इंसान ये चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी ओर आकर्षित हों। ये खाली लड़कियों में बात नहीं है, लड़कों में भी है बात। मतलब दे आर प्रेज हंग्री, तारीफ के भूखे। तो आप जब ग्रुप में होंगे ना, आप देख लेना कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वहां पर 5, 6, 7, 8 लड़का ऐसा होगा जो अपने विषय का डींग हाँक रहा होगा कि इतिहास तो ये है वो है। जब हम भी देने जाते थे एग्जाम तो लड़का बोलता था कि मैं तो मार्टिन एंड थॉमसन से इंग्लिश पढ़ करके आया हूं और वो इंग्लैंड के टीचर हैं। तो उनसे अगर ये सब आप नाम सुनेंगे, या वो हिस्ट्री की कोई ऐसी बात बता रहा होगा, उसने हिस्ट्री में एमए कर रखा है, हिस्ट्री की कोई ऐसी बात बता रहा होगा कि आप वो ज्ञान नहीं, वो बात, वो पॉइंट्स नहीं जानते हैं, तो आपके मन में ना एग्जाम हॉल में एंटर करने के पहले डर बैठ जाएगा। अब वो 5-6 दोस्त है, उसमें से एक इकोनॉमिक्स का भी बहुत ज्ञाता है, तो उसने कहा एडीआर जीडीआर ये सब जानते हो, चलो बताओ एसडीआर क्या है। अब देखो आपको भी एसडीआर नहीं पता है और अनलकीली आपको जीडीआर भी नहीं पता है, फिर आप हीन भावना से घिर जाएंगे, आपका मनोबल टूटेगा, आपको लगेगा कितने कितने दिग्गज स्टूडेंट पहुंचे हुए, इनके सामने मैं क्या हूं। जबकि वो सब फेल करेगा, पास आप करोगे। आप देख लेना मेरी बात, अगर आपकी तैयारी संतुलित है तो, क्योंकि वो अपने अपने विषय का एक्सपर्ट है। वो सब लड़का कहीं पढ़ा भी रहा होगा, लेकिन जब पूरा एग्जाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला करके उनको देखोगे तो वो आपके सामने नहीं टिकेंगे। मैंने तो ऐसे विद्यार्थियों का कभी भी रिजल्ट ही नहीं देखा। रिजल्ट वही लाता है जो संतुलित तैयारी करके आता है। तो उनको बिल्कुल ना सुने और उस डिस्कशन में भी मत पड़िएगा। अगर वो 4-5 दोस्तों का ग्रुप है जो कि आप पहली बार में नहीं समझ पाओगे, तो वो सब मिल करके ना आपको डाउन करने का प्रयास करेगा। अब आइए मेन पार्ट, एग्जाम के हॉल में हम इन कर गए। तीसरा, तो एग्जाम के बाहर आपको किसी को नहीं सुनना, दूर हट जाइए भीड़ से, कुछ कान में लगा लीजिए म्यूजिक सिस्टम या रुई डाल लीजिए, मैं किसी को नहीं सुनूंगा। बेकार में मनोबल गिरता है, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो आपका मनोबल तोड़ने आए। वो ये सिर्फ दिखाने आए कि हम कितनी बड़ी तोप है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है। अब आइए इनसाइड हॉल। हॉल के अंदर आपको क्या करना है। देखिए आपको एक सेट दिया गया, हम पहले एसएससी वाली की बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं दरोगा या अन्य एग्जाम की। तो उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट अफेयर्स ज्यादा होता है जीएस में आजकल। तो देखो सबसे पहले इतिहास गवाह है कि कोई भी एग्जाम नए क्वेश्चन पर मेरिट लिस्ट कभी नहीं बना। सर इसका क्या अर्थ है कि नए क्वेश्चन पर मेरिट लिस्ट कभी नहीं बना? वो कभी बन भी नहीं सकता है। तो हम आपको बात बता देते हैं, आप लाख तैयारी कर लो, लेकिन वहां पर आपका एग्जाम हॉल में आप थोड़ा बहुत नर्वस होंगे। जो बहुत शातिर है, बहुत प्रैक्टिस करके गया है, वो थोड़ा सा नर्वस, और जो मामूली सा है वो काफी नर्वस, और जो फर्स्ट टाइम है वो तो काफी शेकी होगा। तो ये सब वो डरा डरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब घर में प्रैक्टिस किया है तो वो माहौल आपने परिवार वाला में प्रैक्टिस किया है, जहां पर वही कमरा, वही लैपटॉप, वही दोस्त, वही मम्मी पापा, तो आप पर प्रेशर नहीं पड़ा। लेकिन आपका पड़ा है गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में सेंटर, या फिर यूएनओ नाम का कोई साइबर कैफे बहुत बड़ा, उसको टीसीएस कंपनी ने अधिकृत किया है एग्जाम के लिए, और वहां 2-4 सरदार हैं, 2-4 मुस्लिम हैं, उनकी भाषा भी आप हल्का हल्का समझ रहे हैं, पूरा नहीं। तो वो सब माहौल आप पर प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे ही सेट मिले, अब सुनना हमें ध्यान से, अब आता है असली खेल। एग्जाम कौन निकालता है, अब ध्यान से सुनना।
जो आपने 8-9 महीना जितना भी आपने समय लिया है, जो आप पढ़ के गए हैं, ध्यान रखिएगा वो सब गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो जो आप पढ़ के गए हैं अगर वो आपके गलत होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप पास नहीं करेंगे। और दुख की बात यही है कि यही सबके साथ होता है। वो जो पढ़ के जाता है ना वो उसको बना नहीं पाता है एग्जाम हॉल में, और जब वो बाहर आता है, जब क्वेश्चन मैगजीन्स में आता है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑफलाइन दे रहे हैं तो क्वेश्चन घर में लाते हैं, फिर माथा अपना जोर से ठोकते हैं, हे राम हे भगवान ये तो हमको सब आता था, ये सब आता था हमको। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप नॉर्मल हो गए, आपकी धमनियों में खून नॉर्मल बहने लगा है। अब आप डरे हुए नहीं है, पैनिक नहीं कर रहे, खून ऊपर नीचे धक 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 नहीं कर रहा है, दिल धक धक नहीं कर रहा, खून ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि घर के आंगन में आप खूब शॉट मारते हैं, लेकिन जब स्टेडियम में 1 लाख पब्लिक हल्ला कर रही है, उसी बॉलर को जो घर में आप जिसको बड़ी मार मारते हैं वहां पर पहली बॉल पर आउट होते हैं, क्योंकि वहां पब्लिक खड़े होकर के चिल्ला रही है, प्रेशर आप पर बना रही है। तो अब देखो क्या होगा। जैसे अब सुनो, पहले सबसे पहले हमने मैथ्स, हमारे सामने मैथ्स का क्वेश्चन आया, हमने उसको बनाना शुरू किया। तो शुरू के 3 क्वेश्चन हमने देखा कि हमने बनाया लेकिन हमसे नहीं बने या गलत हो गए। वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आधा तो दिल वैसे ही बोल देता है। या फिर जो आपका जो आंसर है वो आप खोज रहे हैं वो विकल्प पे है ही नहीं, आप और भी नर्वस हो जाओगे। अब क्या होगा, 3 क्वेश्चन तो आपसे बना नहीं, तो आपका मनोबल भी टूटा और समय भी गया। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन लगातार आपके क्लास वाले हैं, आपके क्लास वाले स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट आए हुए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन ने आपका मनोबल इतना तोड़ रखा है कि आने वाले वो 6 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, मनोबल आपका टूटा हुआ है, हाथ पैर कांप रहा है, ठंडे हो गए हाथ डर के मारे, क्योंकि आप ये भी सोच रहे हो कि इस बार नहीं होगा परीक्षा में, तो अब ये तो 1 साल के बाद आएगा, अब क्या होगा, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी बात अंदर आती है, जबकि ये घर में ये बात नहीं आती है। फिर आप और बनाने बैठोगे, 6 में से जो आता है उसमें से अगर आपसे 3 बना और 3 नहीं बना, तो ये आने वाले रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के लिए भी अब आप खतरे में चले गए। अब यहां से सारा का सारा चीज आपके विपरीत चलते जाएगा, बीच बीच में 10-12 सवाल बनेंगे, फिर नहीं बनेंगे, तो आप जानते हैं एग्जाम हॉल के बाहर आके क्या बोलेंगे, आज दिन खराब था मेरा, आज मेरा दिन था ही नहीं। असल में आपकी रणनीति गलत थी। तो फिर से आपको बात बता देते हैं। अब देखो, पहले तो ये बात बता देते हैं कि नया क्वेश्चन से कभी मेरिट लिस्ट बनेगा नहीं। आप जो जम करके जो 1 साल के भीतर तैयारी करके गए, जिनको 10-10, 20-20 बार आपने बना रखा है, वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्या कहे थे हम, दुर्भाग्यपूर्ण वो गलत होने शुरू हो जाते हैं, बस यहीं पर आप मार खा जाते हैं। अब मैं बताता हूं इसका तोड़। सबसे पहले आप ये प्रण कीजिए कि मान लो एक बात बता रहे, एसएससी के माध्यम से बता रहे, यही आप दरोगा में भी कर लीजिए। सारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 25 ओवर का मैच है। पहले तो ये प्रण कर लीजिए कि मैं हर बॉल पर 6 नहीं मारूंगा, और अगर आप ये प्रण करके गए कि मैं हर बॉल पे 6 मारूंगा और एक अगर मिस हो गई तो फिर आप पर बहुत प्रेशर आएगा। ध्यान रखिए, पहले हमको अपने लिए निर्धारण कर लेना है कि मैं 70 से 80% ही अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि वो तो इस रणनीति से बनाए गए हैं कि आप उससे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी पर असर पड़ेगा, आपको टाइम के विपरीत जाना पड़ेगा। वो इतनी स्मार्टली एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, उसको वो प्रोफेशनल होता है, उसको पैसा दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम लोग 4 को हमने पैसा दिया क्वेश्चन सेट, तुम लोग एक दूसरे का सेट बनाओ, हम तुमको समय देते हैं, तुम्हारा खुद का समय में नहीं बनना चाहिए। इस बात को बोर्ड सुनिश्चित करता है पहले, तो वो खुद उनसे समय में नहीं बनेगा। अगर उनको लगा कि हमने बिफोर टाइम बना दिया तो वो 5-6 क्वेश्चन हटा के कुछ कठिन डाल देंगे। तो पहले आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन, तो 100 के 100 में नहीं बनाने आया हूं, वो तो हम भी ये काम नहीं कर सकते। आप तय कर लीजिए कि 90 बनाऊंगा, 80 बनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर इससे मैं ज्यादा बनाऊंगा तो मेरे गलत होने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। अब मैंने प्रण कर लिया कि 80, ठीक। अब ये भी आपको बिफोर हैंड, मतलब एग्जाम में बैठने से पहले सोचना है कि सारी चीजें मेरे अनुसार वहां नहीं चलने वाली, आज सारी चीजें मेरे विपरीत जाएंगी, क्योंकि आज नौकरी वाला एग्जाम है।
जिसमें वो मेरे दमखम और धैर्य का परीक्षण कर देगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शुरू के 3 क्वेश्चन बनने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि हर बॉल पे 6 नहीं मारना है और मारा भी नहीं जा सकता। अगर 3 क्वेश्चन एक एक बार पढ़ करके मुझे समझ में आ गया कि ये नए क्वेश्चन है, मैंने आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, तो आप उनको ट्राई क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, 3 के बाद नीचे आओ। क्योंकि पहले मैंने कहा था कि मैथ्स में हम एक टारगेट रख करके आए कि मिनिमम हम 17 बनाएंगे, 16 बनाएंगे, लेकिन वो सब सही होने चाहिए। 3 हमने छोड़ दिए और नीचे से चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, नीचे के 6 क्वेश्चन हमसे फटाफट पूरे बन गए। फिर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर बीच में 1 नहीं बना, छोड़ दिए। फिर आगे 3 बन गए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर आगे एक लाइन से 8 बन गए। ऐसे करके चलना होगा, इससे आपका मनोबल बना रहेगा। और मैं जान रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो मैंने 15 अटेम्प्ट कर दिए, 15 के 15 मैंने सही बनाए हैं। अब जब मेरा फेवरेट पेपर इंग्लिश आएगा जिसमें हम कमाल करेंगे, अब आ गया मेरे घर की बात। इंग्लिश तो हम बाएं हाथ से बनाएंगे और वहां फटाफट फटाफट हमसे बन रहा है। फिर मेरा कॉन्फिडेंस दुगना तिगना हो गया कि हम बोले थे ना कि हम 8 मिनट में बना करके रख देंगे। विद्यार्थी क्लास का 8-8 मिनट में भी एग्जाम जो निकालता है बना के बैठ जाता है। 8 मिनट के हम 7 मिनट में बना सकते थे। फिर आया, फिर मैंने टेकअप किया करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में हमें पता है कि वो फैक्चुअल है। देखो, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सर विकल्प दीजिए। ये विकल्प से थोड़ी होगा, ये तो आपको पहले फैक्ट है, पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी। इस बार पुलित्जर प्राइज किसको मिला? इस बार साहित्य अकेडमी प्राइज किसको मिला? इस बार कालिदास सम्मान किसको मिला? ये आप विकल्प थोड़ी देख के तय करेंगे, ये तो आपको फैक्ट है, तो पता होना चाहिए। तो वो आपको देख करके पता चल जाएगा कि एक एक बार में कौन बनेंगे। तो चूंकि वहां भी करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान देना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन एक एक बार बनेंगे और करंट अफेयर्स में आपका टाइम निकलेगा, बचेगा। और लास्ट में मेरा एक और फेवरेट पेपर है रीजनिंग, वो रीजनिंग भी लास्ट में आया, मैंने इसको बना दिया। ऐसे करके चलना आपका, तो आपका एक रिजल्ट आ जाता है। ध्यान रखना, इतने सारे विद्यार्थी को पास कराया है, आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी में जरा भी चेंज किया तो फिर तैयार रहिएगा नेगेटिव न्यूज सुनने के लिए। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? इसको ठीक किया जाता है साइबर कैफे में जाकर के। अगर आपका ऑनलाइन परीक्षा है तो साइबर कैफे में जाइए और वहां पर आप गूगल में प्री टेस्ट कुछ ऐसा सर्च कीजिए जिसमें पूरे सेट्स हों, और माउस कर्सर सब घुमाइए और वहां पर टाइम 1 घंटा बांध दीजिए। सुबह में 2 टेस्ट, शाम में 2 टेस्ट। आप मोबाइल पर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में माउस नहीं है और वहां पर माउस है। अब कोई मोबाइल में माउस लगा करके डिवाइस कुछ ऐसा स्मार्ट है, वो कर सकते हो, माउस लगा सकते हो, तो ठीक है, फिर करो। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का प्रैक्टिस ऑनलाइन में ही करना, ऑफलाइन में नहीं। फिर टाइम में अंतर आना शुरू हो जाएगा। और सुबह 2, शाम को 2, 2 खुराक डेली, 2 महीना मिनिमम। अब देखो लास्ट, जीएस वाले भी, जो दरोगा वाले भी हैं, उनको हिंदी में पास होना भी जरूरी है। हालांकि वो मार्क्स उसका काउंट नहीं होगा, लेकिन पास होना बहुत जरूरी है हिंदी में भी। और वहां भी उनके लिए वही रणनीति है। तो अगर मेरा पेपर इकोनॉमिक्स थोड़ा कमजोर है, बाकी अन्य है, तो बाकी अन्य में मैं वहां पर अपना रंग जौहर दिखाऊंगा। और इकोनॉमिक्स में मैं ज्यादा आशा नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो मुझसे 7 बन जाने चाहिए। तो पहले ही एक माइंड सेट कर लीजिए कि वहां पर आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। एसएससी में 4 गलती पर 1 मार्क कट जाता है, तो वहां आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि 4 गलत होगा तब जाकर के 1 मार्क कटेगा। तो ऐसे वाले में आप गेस वर्क का सहारा ले सकते हैं। ज्यादा से कुछ क्वेश्चन को गेस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 4 जब गलत होगा तो 1 मार्क आपका कटेगा। तो ये सारी रणनीति को ध्यान से सुनिए और इस पर आप आराम से अमल कीजिए। इनको अमल में लाइए प्रैक्टिकल। और ऑनलाइन का प्रैक्टिस हमेशा साइबर कैफे में ऑनलाइन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन में बैठ रहे हैं और ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अंतर आ जाएगा आपके दोनों एग्जाम में। टाइम में नहीं बनेगा फिर। चलो ठीक है, यहां तक हम लोग रुकते हैं और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से भी आपको बहुत फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स।